हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं नाम प्रतीक नायक और आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस दी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर शुरू की थी। मैंने पिछले बैच के अंदर इसके पहले लगभग 4-5 दिन पहले एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए थे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से। वो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं मेंस के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं एनालिसिस करवाऊंगा। इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको खाली और खाली एक सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री कराऊँ या आर्ट एंड कल्चर कराऊँ। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँ, उसके ऊपर से आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं वो भी चर्चा करेंगे। पर वो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ जो हमारा प्लस मॉडल है, जहाँ पे हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ मैं और मेरे साथीगण आपके लिए डेली क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। एंड इसका फायदा आपको ये बहुत होगा कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक इंक्लूडिंग ऑप्शनल लेवल तक हो जाएगी। जैसे कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, मेरे और भी फेलो एजुकेटर्स है जो दूसरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हिस्ट्री जीएस हिस्ट्री ऑप्शनल की पूरी तैयारी तो आप मेरे साथ करेंगे ही, बट इसके अलावा आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फायदा मिलेगा, वो है अनअकैडमी की नोट्स की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है नोट्स 2.0। इनफैक्ट ये जो नोट्स है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, और अगर आप आज के दिन सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ टुडे बिफोर 26 अगस्त 2022, यू कैन गेट द नोट्स इन अ हार्ड कॉपी फॉर्म। एकदम आपको बढ़िया तरह से आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएगी। अभी भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मूलतः से जीएस और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जीएस ऑप्शनल दोनों का यहाँ पे लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारे पास करीबन नहीं करके 10 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है। आई टीच हिस्ट्री ऑप्शनल, देर आर अदर टीचर्स ऑफ माइन ऑफ आवर प्लेटफॉर्म हु टीच अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। उनके क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो व्हाइल टेकिंग द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इनफैक्ट इफ यू वांट अ मेंटर, भविष्य के अंदर ये होगा कि अनअकैडमी की नोट्स आपको खाली और खाली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे ही अवेलेबल करवाई जाएगी। सर खैर, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको हमेशा ये कोड यूज करना है पीएन लाइव। 1 साल 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यू गॉट सम हेवी डिस्काउंट, 20% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। यू सेव अराउंड 20 ऑन एन एवरेज 15 to 20,000 ऑन एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट यू टेक। ओके, तो आप डेफिनेटली लीजिए। आज आखिर का दिन है, इसके लिए आपको ये इन्फॉर्म ही कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप जरूर से ये नंबर को कॉल कीजिए। आपको 0% ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी फ्रॉम द अनअकैडमी साइड एज वेल। तो आपका सपना कभी भी पूरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अधूरा रह जाएगा। वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक बैचेस बीइंग लॉन्च्ड। अभी ही बैच लॉन्च हुआ है 25 तारीख को, यानी कि कल से ही आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, खाली तैयारी करना चाहते हो, तो एवरी संडे आप हमारे कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करिए। यू पार्टिसिपेट इन अवर कॉम्बैट प्रोडक्ट्स। ओके, ये संडे है, स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, और खासियत यह है कि इसमें भी हमारे जैसे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसके क्वेश्चन और आंसर को क्यूरेट किया जाता है। तो आप इसमें भी ज्वाइन करिए, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत फायदा होगा आपके लिए। आपको अश्योरेंस मिलता है हमारी तरफ से। अगर आप 2 साल उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और सिविल सर्विस क्लियर नहीं कर पा रहे हो इन एनी केस, ओके, तो यू विल गेट एन एक्सटेंशन फ्रॉम अवर साइड। ओके, हम आपको एक्सटेंशन करके देंगे 1 साल का, सो दैट आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है ना। तो ज्वाइन ऑन द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड मेक श्योर कि आप उसका फायदा उठाए। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन के अंदर, आप यहाँ पे भी अपीयर कर सकते हो। ऑप्शनल कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। खैर, हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर प्रीवियस के क्वेश्चन, और हम देख रहे थे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, ठीक है। तो आपका जीएस का पेपर 1 जो है, जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो है, उसके अंदर ये सिलेबस है, यूपीएससी ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और ज्यादातर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यही सिलेबस के ऊपर से आपके क्वेश्चन बनते हैं सर, ठीक है। सो द टॉपिक्स अभी हमने शुरू किया है आर्ट एंड कल्चर से, मतलब पॉइंट नंबर 1 अगर आपके सिलेबस के अंदर अगर आप समझोगे तो ये है इंडियन कल्चर, सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक काल से प्राचीन समय तक कला के प्रकार, साहित्य और स्थापत्य के बारे में आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है सेकंड टॉपिक के ऊपर, जहां 18th सेंचुरी के हिस्ट्री से बात की गई है। तीसरा फ्रीडम स्ट्रगल है, ये अलग से डाला है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, लीडर्स के कंट्रीब्यूशन, गांधी जी जैसे लीडर्स नहीं होते तो क्या होता, इस प्रकार की ओपिनियटेड क्वेश्चंस आते हैं। चौथा टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, द फोर्थ टॉपिक इज फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, द फिफ्थ टॉपिक इज फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके,
तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो टोटल 5-6 टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के अंदर आते हैं। 2013 से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के ऊपर मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा रहा हूँ, और ये एनालिसिस ऐसा है कि मैं हैंड्स ऑन पर्सपेक्टिव में करा रहा हूँ। तो हम लोग क्रोनोलॉजी चल रहे हैं, वी आर गोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल वे सर, ठीक है। पिछले क्लास के अंदर मैंने जहां तक याद है करीबन 4 एक प्रश्न कराए थे। आई हैड डिस्कस्ड अराउंड 4-5 क्वेश्चंस। आज मतलब 4 नहीं, हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि मैं आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर तैयारी कराना चाहता हूं, और मेनली इंटेंशन ये है कि हैंड्स ऑन अप्रोच से आपको करवाऊं सर, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इट आउट। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और बातें करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडस सिविलाइजेशन और क्या सवाल पूछा गया था सर, ठीक है। तो 2015 के अंदर एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है, और सवाल आपको पूछा गया था विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। आपको पूछा गया द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस। ओके, आप पेन और पेपर ले सकते हो, आप यहाँ पे ये सब पॉइंट्स डाल सकते हो जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। मैं बहुत ही डिस्कशन सेंट्रिक चल रहा हूँ। ये क्लासेस का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको कोई टाइप करके लेके आ जाऊँ और उसके साथ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैंड्स ऑन लिखिए सर, ठीक है। डिफर्ड फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस एंड द कल्चर्स एंड द ट्रेडिशंस आर प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे। इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए 3-4 चीजें इसने डाली हुई है। मैंने बताया था कि कोई भी एक अच्छा आंसर आपको लिखना हो सर, ठीक है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ जो डिमांड डाली गई है वो कमेंट की डाली गई है, मतलब टिप्पणी करना है सर, ठीक है। यू आर सपोज टू कमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू जो आपको यहाँ पे पूछा है सर, ठीक है। अगर आप यहाँ कमेंट का पर्सपेक्टिव देख रहे हो, इफ यू कैन सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द कमेंट सर, ठीक है, आपको ओपिनियन देना है कि क्या आप मानते हो कि भारतीय सभ्यता जो इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस के अंदर हुआ करती थी उससे थोड़ी अलग है, और वो आज की तारीख में कैसे प्रिजर्व हो पाई है, हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, हाउ दे आर स्टिल इंटैक्ट इवन आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सर, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी सर, ठीक है। आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन लिखना है सर। इजिप्ट के साथ साथ एक और शब्द आपको डाला गया है मेसोपोटामिया सर, ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ग्रीस, समझे कि नहीं समझे, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि भाई उसके सामने जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है सर, ठीक है, वो कैसे बेसिकली यहाँ पे सरवाइव कर पाई सर, ठीक है। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे आज की तारीख के अंदर इनफैक्ट प्रिजर्व रह चुके हैं, इसका पर्सपेक्टिव आपको डालना पड़ेगा। यू आर सपोज टू पुट द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर स्टिल इंटैक्ट, दे आर नॉट बीन डिस्ट्रॉयड सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो 2 चीजें आपको इसके अंदर से करनी पड़ेगी कि ये क्यों ब्रेकडाउन के सिवा आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं सर, ठीक है ना। सो व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, कि भाई विदाउट एनी ब्रेकडाउन आज की तारीख में हम लोग को देखने को मिलता है, वो कौन से बेसिकली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा, हम लोग इसके अंदर से सोर्स भी लिख सकते हैं कि हमको क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है सर, ठीक है, जो पुराने सभ्यता और आज के सभ्यता के साथ मैच हो रही है सर, ठीक है। विच सिमिलैरिटीज कैन बी फाउंड व्हेन वी कंपेयर विद द ओल्ड एंड द न्यू सिविलाइजेशन सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो कोई भी आंसर लिखना में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है हमको प्रश्न को सर, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा टॉपिक वो कौन सा आएगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन का पॉइंट आएगा। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि नॉर्मल फॉर्मेट तो यही होता है इंट्रोडक्शन का पॉइंट सर, ठीक है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए आपको बॉडी का दिखेगा, और तीसरा पॉइंट अगर आपको जानकारी होगी तो हम लोग कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं सर, ठीक है, जहां हमारी ओपिनियन देनी है। अब देखिए कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग डिस्कशन, ओपन डिस्कशन विथ यू गाइज, ओके। सो दैट डजंट मीन्स कि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा वो वर्बैटिमली आपके आंसर के साथ मैच होने चाहिए सर, ठीक है। मोटे मोटे तौर के ऊपर हम इतना प्रयत्न करेंगे कि वो थोड़े लिंकेजेस के साथ एस्टैब्लिश रहे। अगर हम 1000 वर्ड्स के आसपास अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो उसमें से 100-150 वर्ड्स आप रिटेन कर पाएंगे सर, ठीक है। आप ज्यादा पढ़ोगे तो कम रिटेन हो पाएगा सर। खैर, तो बात आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें डिमांड क्या है, और डिमांड सेंट्रिक अगर आपको लिखना हो तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सर, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करना पड़ेगा सर, ठीक है। सो यू आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन साइड।
इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसको शुरू करना है तो आप क्या क्या चीजें इसके अंदर से कवर कर सकते हो, व्हाट थिंग्स कैन बी कवर्ड व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन सर, ठीक है। तो आप देखिए कि इसी में से इंट्रोडक्शन हम लोग बना सकते हैं। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस एंड द कल्चर सर, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं हो सके तो एक मैप बना दूंगा सर, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन है सर, ठीक है, कहाँ पे इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, कहाँ मेसोपोटामिया की है और कहाँ ग्रीस की सिविलाइजेशन है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे ग्रीस लिखूंगा, समझ में आया कि नहीं आया। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेसोपोटामिया है सर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा कि ये इजिप्ट है सर, गेटिंग पॉइंट। और फाइनली मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज इंडिया सर, ठीक है, समझ में आया। तो व्हाट आई विल डू कि आई ट्राई टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ अ मैपिंग फिगर, एक मैपिंग फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ, एक छोटी सी स्टैम्प साइज की मैप बना दूंगा सर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगी सर, ठीक है, कि कैंडिडेट हमको ग्राफिकल वे के अंदर समझाना चाहता है। देखिए अल्टीमेटली आंसर राइटिंग कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं सर, ऑनेस्टली आप समझने की कोशिश करिए। आंसर राइटिंग रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं उनको ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में जब हम लोग ग्राफिकल पॉइंट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो वी विल सी दैट इसमें आप ये पॉइंट बना सकते हो सर, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि इनके बीच में डिफरेंस क्या था सर, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही सर, है ना, सेकंड पॉइंट के अंदर ही 1.1 लिख देता हूं। तो आप लिख सकते हो कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन used to exist, and there are contemporary evidence of Indian civilization like the Indus Valley civilization that used to exist with them, but this civilization could not survive, but the Indian civilization could survive without a continuity of cultural and the tradition सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे सर, है ना, आप बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप समझने की कोशिश करिए। मैं बता दूंगा कि ग्रीस की सिविलाइजेशन सर ग्रीक सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि यूफ्रेट्स टाइग्रिस की नदी के ऊपर ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर नाइल वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी जो इजिप्ट के अंदर हुआ करती थी सर, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन में, एंशिएंट सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यूफ्रेट्स और नाइल वैली सिविलाइजेशन के साथ मैच भी कर रही है, हम उसको भी इसके साथ लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और हम ये इसके अंदर लिख सकते हैं 1.2 के हिसाब से, इसी को ही 1.2 नाम का हम लोग टाइटल देके वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन एक्चुअली राइट डाउन इन द कल्चरल पार्ट ओनली सर, ठीक है। हम लिखते हैं कि दो ऑल दिस वर रिवर बैंक सिविलाइजेशन और रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये जितनी भी सभ्यता है ये रिवर वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल थी। रिवर वैली का मतलब है कि नदी किनारे आने वाली सभ्यताएं आपको देखने को मिलेगी, बट ये रिवर वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे से अलग थी, इनका टाइम अलग था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग हुआ करती थी और इनकी कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आपको दो थोड़ी बहुत अलग देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। अब इसमें आप सेकंड पॉइंट्स के अंदर चले जाओगे, बॉडी के अंदर से सर, ठीक है। और आप बॉडी के अंदर क्या लिखोगे सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, जो मुख्य पार्ट है सर, तो उसमें आप लिखोगे कि हाउ इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम देम, आपने वो इंट्रोडक्शन में डाल दिया सर, ठीक है। अब आप लिखोगे कि व्हाई इंडियन सिविलाइजेशन और व्हाई हम लोग सजेस्ट करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन सर, ठीक है, कंटिन्यू टू सर्वाइव सर, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन का दो पार्ट बोला गया है, कल्चर और ट्रेडिशन सर, संस्कृति और परंपरा सर। आप देखिए कि ये दोनों के दोनों आपको एक्सप्लेन करना है सर, ठीक है। इसको कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में ही जवाब होता है सर, ठीक है। आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपने कल्चर में पढ़ा होगा, अच्छा ये चीज तो बहुत पुरानी है सर, ठीक है, ये चीज तो हमको जानकारी मिल रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो हम लिखेंगे कि इंडियन कल्चर क्यों सर्वाइव हुआ, तो हमारी परंपराओं के कारण ही हमारा कल्चर सर्वाइव हुआ है सर, ठीक है। आप देखिए कि हमारी कुछ कुछ परंपरा है सर, ठीक है, उसको आज की तारीख में रीत रिवाज के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। वी कॉल दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ रीत एंड रिवाज सर। रीत इज नथिंग बट दी कॉस्मिक ऑर्डर गवर्नड बाय दी वरुण सर, ठीक है, वरुण देव के द्वारा जो एक नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर गवर्न करता था उसको रीत कहते थे सर, ठीक है। ये कल्चर को हम लोग कहते हैं संस्कृति सर, ठीक है ना, वी कॉल दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ संस्कृति सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब व्हाई इंडियन सिविलाइजेशन सर्वाइव्ड, ओके, डिफरेंस था इनके बीच में, हमने बहुत सारी चीजें बताई सर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो है सोसाइटी के सर, ठीक है। देखिए कोई भी संस्कृति बसती है तो उसके पीछे का कारण है समाज सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
समाज अगर जिंदा रहेगा, समाज अगर पुरानी सभ्यताओं की, पुराने रीत रिवाजों को कंटिन्यू करेगा तो ही चीजें बनेगी सर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज के जो मूल्य है सर, वैल्यूज है, ये वैल्यूज नॉर्मली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो नहीं बदले हैं सर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू सिस्टम ऑफ द इंडियन सोसाइटी नो डाउट चेंज्ड, इवॉल्व्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे सर, ठीक है। हमारे मूल्य जो है ये इवॉल्व तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, पर ये वैल्यूज हम लोग इंटैक्ट बन के रखे हैं सर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। The family institutions eventually has created, we can say, some social order, and in this social order our traditions continue sir, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि in the ancient era, like say for example the Indus civilization sir, ठीक है, people used to conduct ritual bathing sir। पुराने टाइम के अंदर आपको पता होगा कि लोग रिचुअल बेदिंग करते थे सर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा कि लोग रिचुअल बेदिंग के लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर एक आपको वो बड़ा सा वाटर बॉडी दिखता है जहां लोग डुबकी मारने जाते थे नहीं जाते थे सर, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हो रिचुअल बेदिंग। आज के तारीख में प्रेजेंट डे के अंदर भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगा कि इनफैक्ट है ना, अभी भी रिचुअल बेदिंग होती है। आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत में जैसे ये कुंभ का मेला लगता है, वेन एवर देयर इज अ कुंभ का मेला, कुंभ का फेस्टिवल के बारे में आपको जानकारी होगी सर, ठीक है। जब जब कुंभ का मेला लगा है तब तक लोग रिचुअल बेदिंग में जाते कि नहीं जाते हैं सर, ठीक है। तो इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, ठीक है। सोसाइटी के अंदर के अलग अलग लोगों का भी आप रोल प्ले देखने को मिलेगा सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, इंडिया के जो सोशल क्लासेस हुआ करते थे, अलग अलग वर्ग विशेष है सर, ठीक है, उसने भी इनफैक्ट लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की है सर, है ना। तो ट्रेडिशन के रूप में जो परंपरा है थी सर, ठीक है ना, यहाँ की भारत के अंदर जो सोशल ऑर्डर निकल के आया है उसके वैल्यूज वैसे के वैसे रहेंगे सर, ठीक है। अब वैल्यूज क्यों वैसे रहे, उसके पीछे के कारण है हमारी मान्यता है, हमारी बिलीफ सिस्टम सर, ठीक है। सो हमारी कल्चर के अंदर हम ये मानते हैं कि भाई हम नदी में भगवान को देखते हैं, हम झाड़ पान में भगवान को देखते हैं, वी सी गॉड्स, वी सी नेचर एंड वी वर्शिप नेचर सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये हमारा ट्रेडिशन है दैट कंटिन्यूड अक्रॉस दी एजेस सर, ठीक है। इसमें सोसाइटी का एक रोल प्ले आ गया सर, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे मूल्य, हमारे वैल्यूज वैसे के वैसे रहे सर, ठीक है। एक सोसाइटी का फैक्टर आप लिख सकते हो, एक फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे फैक्टर के लिए अलग से वो कर देता हूँ सर, ठीक है ना। आई पुट व्हाइट कलर का दिस थिंग सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं सोसाइटी सर, ठीक है। इसमें सेकंड फैक्टर आप लिख सकते हो वो है किंग्स, ठीक है ना, राजा लोग सर, है ना। अब आप मुझे कहोगे कि सर इंडियन कल्चर में पॉलिटिकल पैट्रोनेज बेसिकली अगर राजाओं के द्वारा नहीं दिया होता तो क्या होता सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अगर राजस्थान के अंदर राजपूताना किंगडम्स से जिन्होंने बेसिकली अग्निवर्षा के रूप, अग्निकुंड के रूप में या सूर्यवंशी के रूप में, चंद्रवंशी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिए, बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया गया, वैष्णविज्म को पैट्रोनेज दिया गया सर, ठीक है। तो ये राजाओं के पॉलिटिकल पैट्रोनेज थे, राजाओं ने स्कॉलर्स को पैट्रोनेज दिए। ये स्कॉलर्स बेसिकली लिटरेचर लिखा करते थे, साहित्य लिखा करते थे, ये साहित्य में हमारे ग्रंथ, हमारी किताबें लिखी जाती है सर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर जैसे इंडिया के अंदर रिलीजियस बुक्स का कंपाइलेशन हुआ है, ये अगर ना होता तो भारतीय संस्कृति इनफैक्ट है ना आज की तारीख के अंदर खत्म हो गई होती। हम आज जिंदा है, हम आज इतने फ्लरिश हुए हैं, उसके पीछे हम क्यों कहते हैं कि वेदों में ज्ञान है सर। वेद में किसी ने तो कंपाइल किया होगा, समवन वुड हैव कंपाइल्ड द वेदास सर, ठीक है। अब वेद बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सप्त ऋषियों के द्वारा जोड़ा गया है, इट इज लिंक टू द सप्त ऋषि सर, ठीक है। बट यू सी द अदर पार्ट्स, है ना, आप इसका अदर डायमेंशंस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि इसमें राजाओं के समय पे बहुत सारी काउंसिल्स हुई जिसमें कंपाइलेशन हुआ सर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कॉलर्स को पैट्रोनेज देना जिसमें कंपाइलेशन होता है रिलीजियस बुक का सर, ठीक है, बहुत सारी धार्मिक किताबों का कंपाइलेशन। तो यू कैन हाईलाइट द केस ऑफ द गुप्ता किंग्स, है ना, गुप्ता डायनेस्टी के समय पे समुद्रगुप्त की कहानी देखने को मिलेगी, चंद्रगुप्त की कहानी देखने को मिलेगी, जिनके कोर्ट के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स बैठा करते थे। ये पर्सपेक्टिव आप इसके अंदर से लिख सकते हो। ये राजा ही थे जो अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स करवाते थे। ये रिचुअल्स बेस्ड ट्रेडिशंस आपको भारतीय समाज के अंदर अभी भी देखने को मिलते हैं और इसके कारण दी जनरेशन एंड द लेगेसी कंटिन्यूड सर, ठीक है ना। देखो रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस काफी लोगों को ये लगता है कि ये सही है, गलत है, हवन करना कितनी हद तक उचित है, पर आप ओवरऑल सोशल पर्सपेक्टिव से देखिए सर, है ना।
यू ट्राई टू सी द हिस्ट्री फ्रॉम द सोशल ऑर्डर, ओके, कि यार ये एक लेगेसी के रूप में कितना कंटिन्यू होता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एक ये रिचुअल ट्रेडिशंस डेवलप होंगे सर, ठीक है। ये राजा ही थे जिन्होंने इनफैक्ट है ना मंदिरों का निर्माण कराया सर, टेम्पल ट्रेडिशन सर, ठीक है। अब क्या भारत में ये मंदिरों का निर्माण समाज को जोड़ता था कि नहीं जोड़ता था सर, ठीक है ना। मुझे नहीं पता है कि आप लोग मंदिरों को कैसे देखते हो सर, ठीक है। बाय द वे टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल पूछे हैं, आगे मैं लेके आऊंगा तब टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी चर्चा करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट सर, ठीक है। आगे हमारे और क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। आपको लगेगा कि मास्टर आता है 1 घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन करा के चला जाता है, व्हाट इज दिस, हम तो 10 मिनट में आंसर लिखना होता है सर, ठीक है। तो इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन रेदर देन वी कैन से Q&A, जो आप ट्रेडिशनली सोचा करते हो कि भाई इसमें ऐसा लिखना है, इसमें ऐसा लिखना है सर, ठीक है। वो सब नहीं करना है सर, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट, ओके। मेरा ये सीरीज लाने का इंटेंशन यही है कि मैं आपके साथ संवाद करके, आपके साथ डिस्कशन करके सर, ठीक है ना, चीजों को चलवाऊं सर, है ना, रेदर देन आई कम हियर एंड वो टाइपिंग वाला सेटअप मैं आपको बताऊं सर, ठीक है। तो टेम्पल्स बने सर, ठीक है, राजाओं ने टेम्पल्स दिए। टेम्पल्स आर दी रूट फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस। आपको लगता है, पर टेम्पल्स तो इंस्टीट्यूशंस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। भारत में प्राचीन वंश के अंदर बेसिकली हमको ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे राजा है, ये राजा लोगों ने हमको ये पता चल रहा है कि बेसिकली काफी सारे चीजें टेम्पल वर्शिप के रूप में डेवलप कराई सर, ठीक है। ये जो टेम्पल सिस्टम्स डेवलप हुई उसका भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले देखने को मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये भी पार्ट इसके अंदर से आप इंक्लूड कर सकते हो। इसी के अंदर से पॉलिटिकल फैक्टर के साथ साथ आप लिख सकते हो कि भारत में जो श्रमणों की परंपरा निकली है सर, ठीक है, श्रमणिक ट्रेडिशंस, ओके। अब आप उसे बहुत सारे लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, या अगर आपने थोड़ा बहुत कल्चर का पार्ट नहीं देखा है तो आपको श्रमणों की परंपराओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कम होगी सर, ठीक है। पर श्रमणिक परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जहां भारत के अंदर लोग सच्चाई को ढूंढने के लिए संसार को छोड़ते थे सर, ठीक है। और इनके द्वारा भी बेसिकली एक सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं संघ सर, ठीक है। अब जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का आप एग्जांपल देख लीजिए सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म actually is an outcome of the Sangha. Sangha is the social order through which Buddha and Siddharth Gautam, and sorry, I would say Mahavir and Siddharth Gautam actually tried to give the knowledge to the people what is the reality of life, sir, है ना। तो जीवन में सच्चाई क्या है, जीवन में दुख ही दुख है, आपने भी पढ़ा होगा ये सब पार्ट सर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हो कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन की सच्चाई क्या है सर, ठीक है, वो संघ के रूप में आया। संघ एक बेसिकली सोशियो रिलीजियस ऑर्डर के रूप में था। इसने भी कुछ कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस को लेगेसी के रूप में कंटिन्यू रखा है सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि मंदिरों के साथ साथ ये सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये भी एक इसका पार्ट हो जाएगा, यू कैन हाईलाइट दिस पार्ट एज वेल। तो साहित्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके यहाँ पे, मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सोसाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राजा खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत में संप्रदायों का उदय जो हुआ है सर, ठीक है, कितने सारे रिलीजियस सेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, आप समझने की कोशिश करिए, कितने सारे संप्रदायों का डेवलपमेंट हुआ। क्या ये रिलीजियस सेक्ट्स के जितने भी संत समाज के लोग हैं सर, ठीक है, सेंट ट्रेडिशंस जितने भी डेवलप हुए हैं सर, जिनके अंदर से गुरु शिष्य की परंपरा निकल के आई है सर, ठीक है, क्या गुरु शिष्य की परंपरा के कारण अभी भी भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा जीवित है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया दशनामी अखाड़ा अभी भी भारत में कार्यरत है। यू विल फाइंड कि आदि गुरु शंकराचार्य अगर आपको पता होगा अद्वैतवाद का दर्शन दिया था उन्होंने। वो अद्वैतवाद का दर्शन के द्वारा जब वो गुरु शिष्य परंपरा की भी बात करेंगे और दशनामी अखाड़ा की बात करेंगे, साधुओं को कहेंगे कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा और दोनों का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। वो परंपरा अभी भी दिखती है आपको, आप चले जाइए वाराणसी के अंदर सर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो संप्रदायों का विकास हुआ है, भारत में जो गुरु शिष्य की परंपरा डेवलप हुई थी उपनिषद के समय से, वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी भारत में आश्रमों का आपको डेवलपमेंट दिखेगा सर, ठीक है। ये जितने भी धार्मिक संप्रदाय है इन सब के अंदर बहुत सारे आश्रम मिलेंगे सर, ठीक है।
ये आश्रमों के अंदर गुरु शिष्य परंपरा और इसकी भी एक लेगेसी चलती आ रही है सर, ठीक है। इनफैक्ट ये वही लोग थे जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया सर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब ट्रेडिशंस के कारण, इन सब कल्चर के कारण, इन सब बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ उसके कारण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया सर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि व्यक्ति तो कर रहा है, पर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं थी, ये संस्था इनफैक्ट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी जो आगे की जनरेशन में उसकी लेगेसी कंटिन्यू करती है सर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड्स सर, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो लैंग्वेजेस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ठीक है। आप समझिए कि प्राचीन ग्रीस की भाषा आज ग्रीस में नहीं बोली जाती है। ग्रीस वाले लोग वहां पे ग्रीक जो लैंग्वेज का जो पॉइंट था, जो एंशिएंट ग्रीस की जो पर्सपेक्टिव थी, वो उसकी अब डेवलप नहीं, अब अंग्रेजी डेवलप हो रही है। इजिप्शियन की जो मम्मी लोगों की भाषा थी आज नहीं बोली जा रही है। आप मेसोपोटामिया के अंदर की जो पुरानी सभ्यता थी, जो हड़प्पियन सभ्यता के समकालीन हुआ करती थी, वहां आज की तारीख में वो कोई कल्चर नहीं बचा है। इंडिया में लैंग्वेज हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, ठीक है। ये लैंग्वेजेस आप देखिए कि संस्कृत भाषा प्राचीन भारत से चल रही है, और संस्कृत भाषा से इवन आप देखिए कि अदर इंडियन लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट भी हुआ है सर। तो वो भी हम लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है कि जो एंटेगोनिस्टिक हो संस्कृत के लिए। तो आप समझिए संस्थाओं बनाना का जो पूरा का पूरा निर्माण करने की जो सब प्रक्रिया है, जो कल्चर को इंटैक्ट रखती है सर, इसके द्वारा भी भारतीय संस्कृति चली है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देख लीजिए सर, ठीक है। यू सी द एग्जांपल्स ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कैसे भारत में ये जो अब मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है सर, है ना, गाना सुना होगा सर, ठीक है। आपको जानकारी कितने लोगों को है कि ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आल्सो बिकेम वन ऑफ द मेजर सेंटर्स वेयर द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू फ्लरिश सर, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, हम कुंभ मेले के लिए राह देखते हैं, हर 12 साल हम लोग राह देखते हैं कि भाई नहीं कुंभ का मेला आएगा, और इसके पीछे का साहित्य हम लोग लिंक अप करने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए कि लोग क्यों फेस्टिवल्स के लिए वेट कर रहे हैं। लोग क्यों वेट कर रहे हैं कि अभी चलो जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी के बाद अभी नवरात्रि आएगा, नवरात्र के बाद दिवाली की शुरुआत होगी, राइट। वी एक्चुअली वेट फॉर दैट माय फ्रेंड। अभी राखी गई, राखी के दिन हमारे घर पे गेट टुगेदर होता है, नॉर्मली होता है। इस साल खैर मैं बीमार था तो मैं नहीं हो पाया, पिछले साल भी थोड़ा कोविड और उसके कारण ये सब चीजें थी, बट आई स्टिल रिमेंबर कि हम जब छोटे थे तो राखी एक ऐसा त्योहार है, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। आपके घर पे भी होती होगी सर, जॉइंट फैमिली ट्रेडिशंस के द्वारा होती है कि नहीं होती है। ये फेस्टिवल्स की आप प्रथा, और घर के अंदर आपके कोई बुजुर्ग होंगे ना, आपकी फैमिली में बहुत सारे कोई एल्डर्स होंगे, उनको जाके पूछ के आएगा कि दादाजी या दादी जी, नानी जी, नाना जी, आपके फादर मदर, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो भी होंगे, मौसा मासी, मामा मामी, कि ये कितने सालों से चल रही। वो कहेंगे कि बेटा हम जब आपकी उम्र के नहीं थे ना, आपसे भी बहुत छोटे थे ना, 5 साल 10 साल, तब से हमको भी याद नहीं है, उसके भी पहले से चल रही है। ये कुछ कुछ प्रथाएं भारतीय समाज के अंदर ये त्योहारों के द्वारा चलती रही है सब। ये त्योहार बेसिकली हमारे यहाँ पे जिस तरह से डेवलप हुए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी विल फाइंड कि सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेडिशंस आर स्टिल देयर बिकॉज ऑफ द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। भारत की सभ्यता का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसके लिए है क्योंकि आपको पता नहीं आप में से कितने लोग इतिहास को जानते हो सर, ठीक है, पर रुक्मणी का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। रुक्मणी जी का कृष्ण के साथ जो नाता जुड़ा था, रुक्मणी का कृष्ण के साथ जो नाता जुड़ा था, वो नाते के आधारित, उनके रिलेशन के आधारित अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कल्चरल लिंकेजेस जुड़ गए। और आज की तारीख के अंदर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में ये जो कल्चरल लिंकेजेस है, गुजरात में हर साल एक मेले की सेलिब्रेट होती है जिसका नाम है माधवपुर घेड़ का मेला। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज माधवपुर। माधवपुर घेड़ इज नियर पोरबंदर। वहां पे एक मेला सेलिब्रेट होता है। मैं आपको खाली एक एग्जांपल बता रहा हूँ सर, ठीक है। आप कुंभ का मेला लिख दीजिए सर, ठीक है। ये कुंभ का मेला कितने सालों से हो रहा है?
इसके पीछे के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कितने सालों से मिल रहे हैं, इसके पीछे के लिटरेरी एविडेंसेस कितने सालों से मिल रहे हैं। हर्षवर्धन के समय पे आपको प्रयागराज के अंदर बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा मिलता है सर। हर्षवर्धन गुप्तकालीन के बाद आया था, अराउंड 600 BCE के आसपास, मतलब आज से नहीं करके 1400 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं सर, ठीक है। आपको वहां पे प्रयागराज के एविडेंसेस मिल रहे हैं। काशी एक शहर के रूप में अगर आप समझिए सर, है ना, हमारे ट्रेडिशंस को चालू कंटिन्यू रखने के पीछे बेसिकली इंडिया के सिटीज का क्या रोल प्ले है। भारत में शहरों का बेसिकली अगर आप देखोगे निर्माण हुआ है, नए शहर का निर्माण हुआ है, पर पुराने शहर टूटे नहीं है सर। भारत में आज की तारीख के अंदर भी मैं आपको शहर बता सकता हूं जो 2-2000 साल, 2500 साल ओल्डेस्ट ऑफ द सिटीज आपको मिलेंगे सर। काशी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, पाटलिपुत्र इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, कुरुक्षेत्र इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, इंद्रप्रस्थ इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। The people living in that city still follow the same old culture. वहां के अंदर रहने वाले लोग अभी भी वही परंपरा, वही ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। कांची, कांचीवरम, तांजोर, तांजावुर, कितने नाम बताऊंगा मैं दोस्तों, कितने नाम बताऊंगा। कहने की बात यह है कि संस्कृति और परंपरा को एक कारक के रूप में जो चलाया गया है उसके पीछे एक से ज्यादा अधिक फैक्टर्स हैं। इसमें हमारे पास आज की तारीख में आर्कियोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल टूल्स का मतलब है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि स्थापत्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व आपको मिलेंगे सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिलेंगे व्हेन वी सी फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू सर। हम लोग आप देखिए कि काशी के अंदर आर्कियोलॉजी मिल रही है, पॉटरी के अंदर मिल रही है सर, ठीक है। लिटरेचर में पंचतंत्र की वार्ता है सर। पंचतंत्र की वार्ता आपको जान के हैरानी होगी। पंचतंत्र, आपने वो कौए की स्टोरी आपने सुनी होगी सर, ठीक है। कौआ पानी लेने गया था, क्या कहते हैं, पॉट के पास, है ना, माटी का एक घड़ा होता है, और वो घड़े के अंदर वो पानी बहुत ही गहरा था तो उसने पत्थर डाल दिए चोंच से लेके आके, और फिर पानी का लेवल ऊपर हुआ सर, ठीक है। वो वार्ताएं, वो स्टोरीज आपको हड़प्पीय कालीन के पेंटिंग्स में मिलती है। थर्स्टी क्रो बचपन में आपने सुनी होगी सर, एक प्यासा कौआ, वो स्टोरीज आपको दिख रही है भाई, वो अभी भी चल रही है सर। अब कहने का बात यह है कि इतनी सारी ट्रेडिशंस आपको मिल रही है, क्या ये सब ट्रेडिशंस के ऊपर विदेशी आक्रमण नहीं हुए सर, ठीक है। आप समझिए कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया और आपका जो ग्रीस का सिविलाइजेशन है, ये तीनों की तीनों सिविलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, यहां बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, और ये फॉरेन इन्वेजन्स के कारण वी विल फाइंड कि डिक्लाइन में चली गई, और ये अपने वैल्यूज को घुमा देते हैं सर। ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं सर। कोई भी संस्कृति को तोड़ना है तो उसके मूल्यों को बदल दो। वैल्यू समझ में आते हैं, आप एथिक्स में पढ़ते होंगे सर, ठीक है। मैं GS 1 के साथ कनेक्ट करके दे रहा हूं हिस्ट्री में। आई एम कनेक्टिंग द वैल्यू सिस्टम विथ हिस्ट्री। एक्चुअली संस्कृति, समाज, रीत रिवाज, सभ्यता आपके मूल्य के ऊपर है। जैसे वैल्यू के पर्सपेक्टिव से आप समझने की कोशिश करिए। आज से 50 साल पहले, मतलब चलो प्लास्टिक नहीं बना था, आज मैं प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा हूं, राइट। आई एम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस टपरवेल बॉटल। ये टपरवेयर की बोतल है, उसमें मैं पानी पी रहा हूं, ये मेरे मूल्य है सर, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूं कि चलो इसमें पानी पियेंगे। हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स जिस तरह के नैनो पार्टिकल्स, जिस तरह के साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं, शायद तक मुझे ये लग रहा होगा कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। मेरे मूल्य बदल जाएंगे। मैं कहूंगा कि प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना गलत है। माई वैल्यू माइट गेट चेंज्ड। आई माइट थिंक दैट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल इज नॉट राइट सर, ठीक है। वैल्यूज ऐसे होते हैं सर। भारतीय समाज में भगवान के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति ट्रेडिशंस हमारे वैल्यू के साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। इन सब सभ्यताओं के वैल्यूज टूट गए सर। वेरस इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी, और भारत ने खास करके विदेशी आक्रमणों को रेजिस्ट किया। वी हैड गिवन सो मच ऑफ रेजिस्टेंस टू फॉरेन इन्वेजन। औरंगजेब ने आक्रमण किया। औरंगजेब के बारे में आप सुनते होंगे ना सर, ठीक है। औरंगजेब ने आक्रमण किया। नागा साधुओं ने
काशी विश्वनाथ को बचाने के लिए लड़ाई कर दी थी। When the ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय संस्कृति और समाज को तोड़ने की कोशिश की सर, ठीक है, तो उस पीरियड में सबसे पहला विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। आप देखोगे ना, तो सन्यासी विद्रोह, भारत के लोगों ने कंटिन्यूअसली रेबेलियंस किए, कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस डेवलप किया, बोले हम नहीं मानेंगे तुम्हारा, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर सुजेरिटी, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर अथॉरिटी सर। वी विल सी दैट ये जो रेजिस्टेंस और रेबेलियंस भारत के शासकों के द्वारा, प्रजा के द्वारा, आम जनता के द्वारा किया गया है, उसके कारण हमारी सभ्यता के प्रतीक टूट भी गए तो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया गया। रेजिस्टेंस एंड रेबेलियंस क्रिएटेड अ स्टोरी फॉर द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर। गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं क्यों बता रहा हूं सर? आप देखिए कि सोमनाथ का मंदिर जर्जरित होकर टूट गया था, गजनी ने आक्रमण किया 1000 के बाद, 1026 के बाद की मैं बात बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1026। So when Ghazni's invasion took place, the Somnath temple got destroyed. So there was a doom. भीमदेव करके राजा थे गुजरात में, सोलंकी डायनेस्टी, वो कहते मैं रिपेयर करवाऊंगा, बनाओ फिर से। फिर टूट गया मिडिवल एरा में। आधुनिक काल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारत आजाद हुआ, भूतपूर्व हमारे उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर थे, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहते कि हम बनवाएंगे, पब्लिक फंडिंग से बनवाएंगे, वी विल मेक श्योर कि अवर वैल्यूज रिमेन इंटैक्ट। ये बहुत मैटर करता है। कोई भी सभ्यता, संस्कृति आप देखोगे तो मूल कहने की बात यह है कि रेजिस्टेंस, रेबेलियंस के कारण रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चर हमारा चलता रहा। तो ऐसा नहीं कि नहीं टूटा है, भारत में ब्रेकडाउन भी आए हैं बीच बीच में सर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने समय से आज की तारीख के अंदर हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि चेंज हुए हैं सर, चेंजेस हैज ऑकर्ड सर, पर ये चेंजेस इतने बड़े फंडामेंटल चेंज नहीं है सर, ठीक है, जिसके कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से टूट जाए। जैसे हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में सती प्रथा हुआ करती थी, एक ट्रेडिशन का पार्ट था, बिकॉज मिडिवल इंडिया के अंदर वी विल सी कि बहुत सारे आक्रमणता आके जब यहाँ की वुमेन, यहाँ की स्त्रियों का, भारतीय बेसिकली लेडीज का जो रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी और उनको जिस तरह से कंडक्ट में बेसिकली लिया करते थे, उनके हस्बैंड जब वॉर में गुजर जाते थे तो सती, जौहर जैसी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है। आपने भी नाम सुना होगा जौहर प्रथा, और वो क्या आज की तारीख में ये सती और जौहर प्रथा आपको देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ चीजें जरूर आने के ऊपर हमने बदलाव भी किया है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे सर, ठीक है, जरूर आने के ऊपर हमने बदलाव भी किया है। वी हैव अमेंडेड अवर सेल्फ, वी हैव चेंज्ड अवर सेल्फ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो मतलब बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं सर, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को लिखने के पीछे का कारण है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा ना अगर आपने, इफ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, तो आप मतलब तबीयत से लिख पाओगे, आपको मजा आ जाएगी कि यार क्या प्रश्न पूछा यूपीएससी ने सर, ठीक है ना, क्या बढ़िया प्रकार से इन्होंने इनफैक्ट है ना क्वेश्चन पूछ के हमको है ना मतलब फिरकी भी ली है, पर फिरकी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा भी लग रहा है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो लास्ट पॉइंट पे लिखेंगे कि नो डाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन इज अ वेरी इवॉल्विंग एस्पेक्ट सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। हम कंक्लूजन लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे कि कल्चर इज अ वेरी डायनामिक टर्म एंड इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग सर। कल्चर बहुत डायनामिक टर्म है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग सर, ठीक है, ये ऑलवेज इवॉल्विंग रहा है। बट भारत में भी इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, ये इवोल्यूशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज सर, है ना। हम क्या लिखेंगे कि हमारे कल्चर की, हमारे परंपराओं की बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है सर, ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, पहले के टाइम के अंदर दिवाली में मिठाई घर पे बनती थी, पहले के टाइम के अंदर दिवाली में मिठाई घर पे बनती थी। मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, आई यूज्ड टू वेट फॉर दिवाली कि अरे गर्मा शक्करपारा बन से, शक्करपारा यू माइट बी अवेयर अबाउट, है ना, समझे कि नहीं समझे। फिर हमारे यहाँ मूंग की दाल का हलवा बनता था सर, ठीक है।
काजू कतरी तो बाहर से आ जाती थी, पर बाकी सारी मिठाइयाँ, बाकी सारा नाश्ता घर पे बनाया करते थे हमारे मदर थे, एंड देन मेरी ग्रैंड मदर हुआ करते थे। आपके फैमिली में भी आपने इस प्रकार के ट्रेडिशंस देखे होंगे सर, ठीक है। आज ये हुआ है कि दिवाली में रेडीमेड मिठाई आती है, 56 भोग आ जाता है कभी कभी, तो आप देखोगे मैं भी लेके आता हूँ, बोले नहीं नहीं मिठाई खाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये सब मिठाइयों का बाहर से आना हम परंपरा को भुलाने की तरफ जा रहे हैं? तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि बदलाव आया है। ये बदलाव में भगवान की पूजा करने की प्रक्रिया भी थोड़ी बदली है, रीत रिवाज के अंदर भी बदलाव आया है सर, ठीक है। पहले पर्दा सिस्टम हुआ करती थी, पर्दा सिस्टम आज नहीं है। हाँ, भारतीय सभ्यता के तहत आपको ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर्स में नहीं मिलती है सर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि देयर हैज बीन चेंजेस बिकॉज कल्चर इज ऑलवेज इवोल्यूशनरी, इट इज डायनामिक, बट आवर वैल्यूज हैज नॉट चेंज सर, ठीक है। एंड हेंस वी कैन से कि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन पीपल, इंडियन रूलर्स, because of not breaking down the values, traditional Indian civilization was able to survive, flourish and prosper while the civilization of Greece, while the civilization of Mesopotamia, while the civilization of Egypt declined। समझे कि नहीं समझे? ये कमेंट के अंदर आपका कंक्लूजन हो गया सर, ठीक, समझ में आया कि नहीं है? इसमें इनफैक्ट है ना, आप समझिए कि प्रेजेंट डे में काफ़ी लोग तो कंपेयर भी करते हैं कि एंशियंट इंडिया के कौन से कल्चरल ट्रेडिशंस, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, प्रेजेंट डे में आपको मिलते हैं। मतलब आप समझिए, मैं आपको खाली सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ डायनेस्टी वाइज। अगर आपको अच्छा इसको दूसरी तरह से लिखना हो ना, इफ यू वांट टू राइट दिस आंसर इन अ वेरी डिफरेंट वे, अगर आप ये आंसर को थोड़ा दूसरी तरह से लिखना चाहते हो सर, ठीक है, तो भी आप सोच सकते हो। क्या कर सकते हैं इसके अंदर से एक, चलो कहानी बताते हैं, एंशिएंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं यहाँ पे सर, ठीक है। एंड लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिचुअल बेदिंग होती थी कि नहीं होती थी? भारत में आज की तारीख में रिचुअल बेदिंग होती है? यस होती है सर, ठीक है, ये कंटिन्यू रहा है। उसके बाद आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप वैदिक एज में चले जाइए सर, ठीक है। वैदिक एज के अंदर अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या यज्ञ होते थे अलग अलग प्रकार के हवन कुंड के ऊपर, अग्नि की यज्ञ सर, ठीक है। हाँ, आज की तारीख में आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि यस अभी भी हो रहा है सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन कोट दिस थिंग। हाँ देखो, इट्स नॉट, अच्छा बाय द वे ये सब इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, फिर को एक कैंडिडेट का पिछली बार मैसेज आया था, बोले मास्टर आप इतने सारे पॉइंट्स बताते हो हमको याद नहीं रहते। मैंने बोला देखो इसमें से कुछ 10-20% का रूल होता है, सबके सब तो याद नहीं रहेंगे। अभी मैं आंसर बना रहा हूँ, आप मुझे 2 दिन के बाद मुझे बोलोगे तो शायद 2 दिन के बाद मुझे इनमें से 1-2 पॉइंट्स ना याद रहे हो, मैं कुछ नए एग्जाम्पल दे दूंगा। हैंड्स ऑन है ना सर, दिस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बुक सपोर्ट और मॉडल आंसर्स। मैं आपको ये आपके अंदर से ये भय दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। माई इंटेंशन इज दैट आई वॉन्ट यू टू ब्रेक डाउन द फियर ऑफ आंसर राइटिंग। बोले ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या करेंगे, आउट ऑफ द बुक का क्वेश्चन है, ये किताब में नहीं दिया है वैसा प्रश्न आपको दिया गया है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। खैर, सो स्टोरी लाइन क्या है, लेट अस कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, सो स्टोरी लाइन इज दैट कि वैदिक एज के यज्ञ होते थे, यज्ञ अलग अलग प्रकार के अग्नि के हवन करते थे, अभी भी करते हैं सर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, ये रिचुअल्स के अंदर चावल का इंपॉर्टेंस था, रिचुअल्स के अंदर राइस का इंपॉर्टेंस था, वैदिक एज में बहुत ही था। आज की तारीख में चावल के बिना यज्ञ होते हैं? नहीं होते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑन, ये मिलेगा। आप देखोगे चैंटिंग ऑफ श्लोकास ऑफ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, आपको भी पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये श्लोक हाइम्स के रूप में है। क्या आज की तारीख में ये गाए जाते हैं? यस। कैसे गाए जाते हैं? गुरुकुल प्रथा के अंदर सर, ठीक है। गुरुकुल्स के अंदर अगर आपने देखा होगा, बच्चों को जब पढ़ने भेजते हैं तो ये गाते हैं कि नहीं गाते? सीखते हैं सर, ठीक है, बच्चे सीखते हैं सब कुछ। समझे? इसको यूनेस्को ने आज की तारीख में कंजर्व भी किया है। आपको पता होगा कि यूनेस्को हैज एक्चुअली कंजर्व्ड दी वैदिक चैंटिंग ऑफ श्लोकास। वैदिक चैंटिंग ऑफ श्लोक जो है उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड किया है। इसमें किया है, इंटेंजिबल हेरिटेज में उन्होंने इंक्लूड करके दिया है, ठीक है।
सो यू कैन कवर दिस एज वेल सर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ठीक है ना, मैं तो खाली आपको एग्जाम्पल बता रहा था, इसमें तो बहुत एग्जाम्पल्स निकलेंगे, पर चर्चा कर रहे हैं तो लेट मी डिस्कस दिस आउट कि हाउ द इंडियन कल्चर इज स्टिल इंटैक्ट, ओके, हाउ द इंडियन कल्चर इज स्टिल प्रिजर्व्ड compared to the ancient era सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी में ही तीसरा एरा लिखेंगे सर, तीसरा लिखेंगे द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म। क्या बुद्धिज्म जैनिज्म का जो पीरियड है और उसके जो रिचुअल ऑर्डर्स थे सर, है ना, या मैं कहूंगा कि इसका जो संघ था, क्या आज की तारीख में चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर, ठीक है। तो अगर आप एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म जैनिज्म को देखते हो, आज के तारीख में प्रेजेंट डे में भी आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैं कहूंगा कि यस मिलता है सर, ठीक है। ये कैसे मिलता है, संघ के द्वारा कंटिन्यू रहा और साहित्य बन के आया, और वी विल सी कि बुद्धा की पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है जब भगवान, तो लोग फॉलो करते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो एक ये भी एक ट्रेडिशन का प्रकार हो गया सर, मैं तो खाली ट्रेडिशन और कल्चर्स की बात कर रहा था इसके लिए सर, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इसके अंदर से ही कंटिन्यू सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। भारत के अंदर लोग इमेज वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा सर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, इमेज वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा जो है सर, ठीक है, ये मूर्ति पूजा के रूप में आप समझने की कोशिश करोगे, बुद्धा की मूर्ति की भी पूजा होती है। वी विल फाइंड कि ये मूर्ति पूजा के तहत आपको शिव जी की पूजा होती है, ये मूर्ति पूजा के तहत आपको विष्णु जी की पूजा देखने को मिलेगी, मिलती है कि नहीं मिलती है सर, ठीक है। क्या प्राचीन भारत में आपको मिल रही थी शिव, विष्णु, बुद्धा, महावीर, इन सब की बेसिकली जो मूर्ति है, इमेज वर्शिप है, प्राचीन विश्व में हो रही थी, भारत में हो रही थी। क्या प्रेजेंट डे में मिलती है, यस मिलती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इसके पीछे का कारण क्या है, टेम्पल एज एन इंस्टीट्यूशंस पहले भी बन रहे थे, ये अभी भी मूर्ति पूजाओं को कंटिन्यू रख रहे हैं सर, ठीक है। कहने की बात मेरी ये है कि आप जो चीज को देख रहे हो फ्रॉम दी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सर, ठीक है ना, आपको इसके अंदर से लिखना पड़ेगा कि इमेज वर्शिप एंशिएंट ट्रेडिशन का पार्ट था, ये अभी भी चल रहा है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन एज अ पार्ट ऑफ लेगेसी सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसी के अंदर से एक और पॉइंट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट वन मोर पॉइंट सर, ठीक है। हम रिचुअल बेरिंग हो गया, मूर्ति पूजा हो गई, हवन हो गया सर, ठीक है, वैदिक लिटरेचर हो गया, इसमें और क्या लिखेंगे सर, ठीक है, नेचर वर्शिप ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप, प्राकृति पूजा क्या एंशिएंट इंडिया में हो रही थी, यस हो रही थी। ऋग्वेद की जब स्टडी करते हैं तो ऋग्वेद में नदी तमा की बात की गई है, नदियों को पूजा गया है सर। आज की तारीख में क्या हम लोग नमामि देवी नर्मदे कहते हैं कि नहीं है, हम गंगा मैया की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हम देखोगे तो नर्मदे हर कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड, ठीक है यार, आप पता नहीं आप कल्चर को कैसे देखते हो, पर मैं भाई थोड़ा संस्कृति को प्रिय व्यक्ति हूँ सर, ठीक है, मुझे संस्कृति बहुत पसंद है सर, ठीक है। संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से देखना मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक टू सी द कल्चर विथ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट उससे भी कुछ चीजें हम सीख पाते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो नेचर वर्शिप थी ऋग्वेद के अंदर, क्या प्रेजेंट डे में मिलती है, यस मिलती है सर, ठीक है। तो आप ये सब पॉइंट्स टेबल के रूप में भी लिख सकते हो सर, ठीक है ना। इनफैक्ट इस प्रकार के आंसर लिखने के लिए आप टेबुलेट फॉर्म में भी लिखो, और फिर उसके बाद आप उसके पीछे फैक्टर्स लिख दो कि दिस आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द होल डेवलपमेंट सर, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप में से बहुत बार बच्चों ने कमेंट भी की थी कि सर आप ये क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, तो मैंने कहा कि हार्डली मैं तो एक आध घंटे में एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। मैं व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू गाइस इज कि अभी जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ना, उसके ऊपर से आप बढ़िया सा 250 वर्ड्स का आंसर नीचे टाइप करके डालिएगा सर, ठीक है, मैं देख लूंगा सर, आई विल सी दैट, यहाँ पे ही कमेंट सेक्शन में ही, कहीं और नहीं सर, ठीक है, यहाँ पे ही आप टाइप कर दीजिएगा कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करेंगे सर, ठीक है। तो नेचर वर्शिप आपको मिल जाएगी, नदी की वर्शिप मैंने आपको बताया, रिवर की बात की है, रिवर वर्शिप पहले मिल रही थी, ट्रीज वर्शिप पहले मिल रही थी सर, आज भी आपको मिल जाता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी एक फैक्टर के रूप में आप इसके अंदर से कंसिडर कर सकते हो। इसके सिवाय एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशंस में लोग बेसिकली पढ़ने जाया करते थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। So as a part of the ancient cultures and traditions, people used to go for educational institutions, sir, ठीक है, getting your point, okay। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ सर, है ना।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में लोग जाया करते थे सर, ठीक है। ये लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में आपको पता होगा कि तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही थी सर, ठीक है। ये जितनी भी संस्थाएं थी इनके द्वारा कल्चर और ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखा जाता था सर, ठीक है। जैसे कांची यूज्ड टू बी अ सिटी वेयर पीपल यूज्ड टू गो फॉर लर्निंग सर, ठीक है। जैसे काशी यूज्ड टू बी अ सिटी सर, काशी के बारे में आप देखोगे मिडीवल एरा में फॉरेनर्स के द्वारा, यूरोपियन ऑथर्स के द्वारा लिखा गया कि भाई लोग पढ़ने के लिए आते थे, अभी भी लोग जाते हैं सर, ठीक है। आज की तारीख में नालंदा फिर से रिवाइव हो चुका है, काशी तो अभी भी जिंदा है, काशी तो अनंत काल तक आपको रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सादी भाषा में देखोगे है ना, तो काशी, नो वन कैन टच काशी, वैसी कहानी आपको इतिहास के अंदर मिलेगी, है ना, वरुण प्लस असी सर, ठीक है। कांची जो पुराना सिटी था अभी भी है, और वहां पे भी गुरुकुल और मठ आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। किडिंग पॉइंट, ओके। आप देखिए गुरुकुल और मठों की जो निर्माण है, जो बेसिकली धार्मिक शिक्षा के रूप में चल रहे थे सर, ठीक है, वो अभी भी इनफैक्ट आज की तारीख में कंटिन्यू है सर, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, ओके। तो आप देखोगे द्वारका है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है सर, ठीक है, पूरी है सर, है ना। ये मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी प्राचीन भारत में। दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू फ्लरिश, दे आर स्टिल फंक्शनिंग एज वेल सर, ठीक है। सो दे ऑल्सो क्रिएटेड अ बेसिस सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो एक ये भी पार्ट इसके अंदर से हम लोग लिख सकते हैं सर, ठीक है। इसके साथ साथ वी विल सी कि एक पार्ट इसके अंदर से हम लोग कवर करेंगे जो एंशिएंट ट्रेडिशंस और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेले आ गए हैं, प्रकृति आ गई है, रीति रिवाज आ गए हैं, कस्टम्स आ गए हैं, सोसाइटी में आ गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये पार्ट आ गया है। और लास्ट में इफ यू वांट टू राइट इतने पॉइंट्स तो कंपैरिजन में आई गेस मोर देन इनफ हो जाएंगे सर, ठीक है। हाँ, इफ विल सी कंपैरेटिव पॉइंट्स, इतने तो ठीक ठाक हो जाएंगे सर, ठीक है। और कोई पॉइंट्स कंपैरिजन में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सोसाइटी आ गया, एंशिएंट गुप्ताज में आप देख सकते हो सर, ठीक है ना। टेम्पल बिल्डिंग आप कंपेयर कल्चर ट्रेडिशंस के पर्सपेक्टिव से। धर्म यात्रा सर, ठीक है, पिलग्रिमेजेस, यस एग्जैक्टली, पिलग्रिमेज सर, है ना, पिलग्रिमेज। क्या पिलग्रिमेज के ऊपर लोग पहले जाया करते थे धर्म यात्रा में सर, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यस, एंशिएंट इंडिया में एक ट्रेडिशन था, लोग पिलग्रिमेज में जाते थे। क्या प्रेजेंट डे में लोग जाते हैं सर, ठीक है, मैं कहूंगा कि यस जाते हैं। एंशिएंट इंडिया में आपको धर्म यात्रा के बारे में पता चलता है, अशोक ने किए थे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की साइट्स के ऊपर। एंशिएंट इंडिया के अंदर वी विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 धाम की तरफ लोग जाने की शुरुआत करेंगे, जो शंकराचार्य के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। आज की तारीख में ये दोनों की दोनों यात्राएं हमको मिल रही है सर, ठीक है। तो इसके द्वारा भी आपकी परंपराएं शुरू रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो आप देखिए कि कितनी सारी परंपरा है, कितनी सारी ट्रेडिशंस है सर, ठीक है। इसमें अगर आप समझने की कोशिश करिए, म्यूजिक एंड डांस को भी आप इंक्लूड कर देते हैं। लेट अस इंक्लूड द म्यूजिक एंड डांस एज वेल सर। संगीत और नृत्य कला भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को आज की तारीख में विदाउट एनी ब्रेकडाउन जो इवॉल्व हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान मिला है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसका भी आप हिस्टोरिकल बेसिस देखिए सर। म्यूजिक एंड डांस बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक जितना भी है ना आपके यहाँ पे, और क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का जो प्रकार है, ये भी आपको एंशिएंट एरा से देखने को मिलता है। एंशिएंट इंडिया में वी विल फाइंड कि हमको एविडेंसेस मिलते हैं नाट्य शास्त्र के। नाट्य शास्त्र इज अ बुक विच वॉज बेस्ड ऑन द म्यूजिक एंड डांस। इसमें भरतनाट्यम के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या आज की तारीख में हमको भरतनाट्यम दिखता है कि नहीं दिखता है? यस, वी सी द भरतनाट्यम सर, ठीक है, अभी भी क्लासिकल डांस के रूप में अभी भी चल रहा है सर, ठीक है। या इसी बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी कैन ऑल्सो सी द केस ऑफ उड़ीसी एज वेल सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि उड़ीसी भी हमको आज की तारीख में मिल रही है क्लासिकल डांस सर, ठीक है। तो ऐसे आपको कल्चर के और ट्रेडिशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो अभी भी सर्वाइव हो रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे। मतलब कहने की बात यह है कि दोस्तों आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। इतिहास के टॉपिक्स और प्रश्न ऐसे आ रहे हैं आजकल जहां अगर आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे तो आप ही को नुकसान है सर, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये प्रश्न के इर्द गिर्द मैंने बातें की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि पास्ट
और प्रेजेंट कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है सर, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश की है कि हाउ पास्ट एंड प्रेजेंट आर लिंक्ड अप टू ईच अदर सर। यू विल सी कि द थिंग्स, द इवेंट्स, द ट्रेडिशंस दैट डेवलप्ड इन द पास्ट आर स्टिल रेलेवेंट एंड स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द प्रेजेंट डे सर। लास्ट पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करूंगा पास्ट और प्रेजेंट को सर। पुराने समय के अंदर जब एक राजा की राज्याभिषेक प्रक्रिया होती थी, when in the ancient times when the king used to actually come to the power with the help of a coronation ceremony, तो राजा उस पीरियड के अंदर बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स को भी बुलाते थे। when the king used to take the oath as a ruler of a particular state, when the coronation ceremony used to take place, during this coronation ceremony the neighboring rulers were also invited to see and become part of the oath taking ceremony at that time. आज की तारीख में भी जब 2014 में 2019 में दोनों बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनफैक्ट है ना ओथ टेकिंग अपनी सेरेमनी करते हैं, जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने होते हो, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनको इनफैक्ट है ना अपॉइंट करना था, तभी भी हमको पता है कि सार्क देशों के नेताओं को बुलाया गया 2014 में, या 2019 में आप देखोगे बिम्स्टेक कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप आइए अपने मेंबर्स को भेजिए सर, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? कंटिन्यूइंग ट्रेडिशंस। क्यों? क्योंकि राजा को राजधर्म फॉलो करना है, वो चाहे मोनार्की हो, वो चाहे डेमोक्रेसी हो, वो चाहे राजाशाही हो, वो चाहे लोकशाही हो, द रूलर शुड ऑलवेज फॉलो द राजधर्म। एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस में वी विल फाइंड कि राजा का भला तभी होगा जब प्रजा का भला होगा। कौटिल्य कह के गए हैं कि राजा आप तभी सुख में रहोगे जब आपकी प्रजा सुख में रहेगी। आज की तारीख में क्या वेलफेयर स्टेट की बात होती है कि नहीं होती है? मोटे मोटे तौर के ऊपर कहने का मतलब ये है कि आप कल्चर को आप किताब के अंदर से देखिए, पर रीडिंग बिटवीन द लाइंस करने की कोशिश करिए सर। आज का सेशन भले एक प्रश्न के ऊपर ही चर्चा के ऊपर था, आपको में से बहुत सारे लोगों को लगेगा, पर इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको खाली क्वेश्चन को बुकिश फॉर्मेट में करवाऊं। आपको इंटेंशन ये नहीं है कि मैं बुकिश फॉर्मेट में करवाऊं। इंटेंशन ये है कि मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर कल्चरल ट्रेडिशंस और इंडिया सेंट्रिक जो पर्सपेक्टिव है उसको बताओ सर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। मुझे लगा कि मैं 2-3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, पर मुझे मानना है कि मैं आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव एकदम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर देता रहूँ सर, ठीक है। सो लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। ऑलमोस्ट हमने 50 मिनट के ऊपर इसके ऊपर समय लगाया है। इंटेंशन यही था कि मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जनरेट कराऊं और आपको ब्रेनस्टॉर्म कराऊं, आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना शुरू करें सर। यूपीएससी की परीक्षा जब तक आप पास नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये टेक्निक नहीं आती जिसे हम लोग कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू ही आप एनालिसिस कर पाओगे और अपने एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट कर पाओगे और ओपिनियन बना पाएंगे सर, ठीक है। जब तक ये टेक्निक नहीं आती यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ऐसा ही एक इंटरेक्टिंग सेशन और भी लेके आऊँगा। आप चाहते हो कि मैं और सेशंस लेके आऊँ तो ये प्रश्न का जवाब कमेंट्स के अंदर नीचे लिखिए सर, ठीक है। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो कमेंट है वो आंसर लिखिए 250 वर्ड्स के अंदर, है ना। मैं 250 शब्द आपको देता हूँ 20 मार्क के लिए, या 200 लिख दीजिए, चलो 200 वर्ड्स में इतना सारा चर्चा किया है, आराम से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे सर, ठीक है। सवाल है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस इन दैट ट्रेडिशंस एंड कल्चर हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे, कमेंट ऑन दैट पार्ट सर, ठीक है। आज इतना रखते हैं।
नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा, उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो कि आप जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं आपको लाइव कोर्सेज डिस्कस कराऊंगा, इस प्रकार के हैंड्स ऑन डिस्कशन वहाँ पे भी होते हैं। वो क्लासेस के अंदर भी आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। आज आखिर का दिन है, सब्सक्रिप्शन लेते समय ज़रूर से ध्यान रखिएगा, PN लाइव कोड यूज़ करिए। कोई क्वेरी है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ योर क्वेरीज। 8585858585। आपको कोड पूछा जाए तो ज़रूर से ये कोड को यूज़ करिएगा एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।